इतिहास के पन्नों पर कुछ ऐसे क्षण दर्ज होते हैं जब एक राष्ट्र अपनी दिशा खोज रहा होता है। कमजोर नहीं, लेकिन अभी पूर्ण नहीं। स्वतंत्र होने की इच्छा से भरा हुआ, लेकिन उस स्वतंत्रता को आकार देने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है, उनसे भी अभी दूर। ऐसे समय में बदलाव किसी नीति या व्यवस्था से नहीं आता, बल्कि उन व्यक्तियों से आता है जिनकी दृष्टि अपने समय से आगे होती है, जो केवल वर्तमान को नहीं देखते, बल्कि भविष्य को गढ़ने की क्षमता रखते हैं। ये कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की है, एक ऐसे युवा की जिसके पास दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों में रहने और काम करने का अवसर था, लेकिन जिसने वो सब छोड़कर एक ऐसे देश को चुना जो उस समय संसाधनों की कमी से जूझ रहा था, लेकिन संभावनाओं से भरा हुआ था। ये कहानी है होमी जहांगीर भाभा की। एक वैज्ञानिक, एक कलाकार, एक स्वप्न दृष्टा और सबसे बढ़कर एक राष्ट्र निर्माता। 30 अक्टूबर 1909 को बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, में एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत विकसित पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ। ये कोई साधारण परिवार नहीं था। ये वो परिवेश था जहाँ शिक्षा, कला और विचारों की स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। उनके पिता एक प्रतिष्ठित वकील थे, जिनका टाटा समूह के साथ गहरा संबंध था, और परिवार का सामाजिक दायरा इतना व्यापक था कि उसमें उद्योग, शिक्षा और राष्ट्र नेतृत्व के प्रभावशाली लोग शामिल थे। इस प्रकार बचपन से ही होमी को केवल आरामदायक जीवन ही नहीं मिला, बल्कि एक ऐसा वातावरण मिला जहां सोचने, समझने और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता थी। लेकिन इस सुरक्षित और समृद्ध वातावरण के बीच भी होमी में कुछ ऐसा था जो उन्हें अलग बनाता था। बचपन में ही उनके माता पिता ने ये देखा कि वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं थे। वो बहुत कम सोते थे और उनकी ऊर्जा मानो कभी समाप्त नहीं होती थी। प्रारंभ में ये चिंता का विषय बना और डॉक्टरों के परामर्श लिए गए, लेकिन जो उत्तर मिला वो असामान्य था। डॉक्टरों ने कहा कि ये बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, बल्कि उसका मस्तिष्क अत्यंत ही सक्रिय है और यही कारण है कि उसे कम नींद की आवश्यकता होती है। ये एक संकेत था, एक प्रारंभिक झलक उस असाधारण बुद्धि की जो आगे चलकर दुनिया को प्रभावित करने वाली थी। जैसे जैसे होमी बड़े होते गए, उनकी रुचियां केवल एक क्षेत्र में सीमित नहीं रहीं। विज्ञान और गणित में उनकी गहरी पकड़ थी, लेकिन उतनी ही गहराई से वो कला और संगीत की ओर भी आकर्षित थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को समझ लिया था, जो उस समय के लिए किसी किशोर के लिए लगभग असंभव माना जा सकता था। और साथ ही वह पेंटिंग में भी इतनी दक्षता प्राप्त कर चुके थे कि 17 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने बनाई हुई एक चित्रकला के लिए पुरस्कार भी जीता। उनके घर का विशाल पुस्तकालय, जिसमें विज्ञान, साहित्य और कला से संबंधित अनेक दुर्लभ पुस्तकें थीं, जो उनके विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बना। और इसके साथ ही टाटा परिवार के पुस्तकालय तक उनकी पहुंच ने भी उनके ज्ञान को और व्यापक बना दिया। उनका बचपन केवल पुस्तकों और कलाओं तक सीमित नहीं था। वो एक ऐसे सामाजिक वातावरण में पले बड़े हैं जहां उन्हें भारत के उस समय के प्रमुख राष्ट्र नेताओं को करीब से देखने और समझने का अवसर मिला। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता आंदोलन के नेता जब टाटा परिवार से मिलने आते थे, तो होमी को उनके विचारों और चर्चाओं को सुनने का अवसर मिलता था। यह अनुभव उनके लिए केवल प्रेरणादायक नहीं था, बल्कि इसने उनके भीतर का एक व्यापक दृष्टिकोण भी विकसित किया। एक ऐसा दृष्टिकोण जिसने विज्ञान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि का माध्यम नहीं था, बल्कि
राष्ट्र निर्माण का एक शक्तिशाली उपकरण भी था। इस प्रकार एक ओर जहां उनके भीतर एक महान वैज्ञानिक बनने की क्षमता विकसित हो रही थी, वहीं दूसरी ओर उनके भीतर एक ऐसा विचार भी आकार ले रहा था कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य केवल स्वयं का आगे बढ़ना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र को आगे ले जाना है। ये वही विचार था जो आगे चलकर उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में दिखाई देता है। वही फैसले जिसने न केवल उनकी दिशा बदली, बल्कि भारत के वैज्ञानिक भविष्य को भी एक नई दिशा दी। यही वो बिंदु है जहां एक प्रभावशाली बालक की कहानी एक दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता की यात्रा में बदलने लगती है। जब एक प्रतिभा अपने सही वातावरण तक पहुंचती है, तो वो केवल विकसित नहीं होती, वो विस्फोट करती है। होमी भाभा के जीवन में ये क्षण तब आया जब उन्होंने 18 वर्ष की आयु में इंग्लैंड की ओर रुख किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो उस समय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि आधुनिक विज्ञान की क्रांति का केंद्र था। 1927 का वो समय था जब भौतिकी एक दौर से गुजर रही थी, जिसे आज हम वैज्ञानिक क्रांति कहते हैं। परमाणु के भीतर की दुनिया खुल रही थी, क्वांटम मैकेनिक्स आकार ले रही थी और ब्रह्मांड के नियमों को नए सिरे से समझा जा रहा था। कैम्ब्रिज का कैवेंडिश प्रयोगशाला इस परिवर्तन का केंद्र था, जहां दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक रदरफोर्ड, डिरैक और अन्य अपने अपने क्षेत्र में सीमाओं को तोड़ रहे थे। लेकिन इस महान वातावरण के बीच होमी भाभा की शुरुआत उतनी स्वतंत्र नहीं थी जितनी वो चाहते थे। परिवार की इच्छा के अनुसार उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, क्योंकि ये माना जाता था कि वो आगे चलकर टाटा उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये एक सुरक्षित और सम्मानजनक रास्ता था, लेकिन ये उनका रास्ता नहीं था। कैम्ब्रिज के उस वातावरण में जहां हर ओर विज्ञान की नई खोज की गूंज थी, भाभा के भीतर एक संघर्ष शुरू हुआ। वो इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, लेकिन उनका मन पूरी तरह भौतिकी की ओर खिंच रहा था। वो केवल पढ़ नहीं रहे थे, बल्कि महसूस कर रहे थे कि उनका असली अस्तित्व, उनकी असली पहचान उसी क्षेत्र में है जहां प्रकृति के सबसे गहरे रहस्य को समझने की कोशिश की जा रही थी। और फिर आया वो क्षण जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा, एक ऐसा पत्र जो केवल शब्दों का संग्रह नहीं था, बल्कि एक युवा के मन की पुकार थी, एक स्पष्ट घोषणा थी कि वो कौन है और उन्हें क्या बनना है। उन्होंने लिखा कि एक इंजीनियर के रूप में काम करना उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है, कि उनका मन केवल भौतिकी में है और यदि उन्हें अपने जीवन में कुछ सार्थक करना है तो उन्हें उसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। ये निर्णय आसान नहीं था। उस समय अपने परिवार की अपेक्षाओं के विरुद्ध जाना, विशेषकर एक ऐसे परिवार में जहां परंपरा और प्रतिष्ठा का बहुत महत्व था, एक बड़ा कदम था। लेकिन भाभा केवल एक अच्छे बेटे बनने तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। वो अपने भीतर की सच्चाई के प्रति ईमानदार रहना चाहते थे। अंतोगत्वा एक समझौता हुआ। यदि वो इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें भौतिकी में आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी, और यही वो स्थान है जहां उनकी प्रतिभा फिर से चमकती है। उन्होंने पूरी लगन के साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन ये केवल एक साधन था उनके वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचने का। इसके बाद उन्होंने गणित और भौतिकी की ओर पूरी तरह से रुख किया और यहीं से उनका असली वैज्ञानिक सफर शुरू हुआ। कैम्ब्रिज का वो वातावरण जहां हर दिन नई खोज हो रही थी, उनके लिए केवल प्रेरणा नहीं था, वो एक चुनौती भी था। उन्होंने कॉस्मिक किरणों और कण भौतिकी के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, जो उस समय अपेक्षाकृत नया और अनछुआ क्षेत्र था।
उन्होंने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के व्यवहार का अध्ययन किया और भाभा स्कैटरिंग जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं विकसित की, जो आज भी आधुनिक भौतिकी में उपयोग की जाती है। उनका काम केवल सिद्धांतिक नहीं था, वो प्रकृति को समझने का एक गहरा प्रयास था। उन्होंने कॉस्मिक किरणों के कैस्केड सिद्धांत पर काम किया, जिसने ये बताया कि कैसे एक उच्च ऊर्जा कण वायुमंडल में प्रवेश करते ही अनेक कणों की श्रृंखला उत्पन्न करता है। ये कार्य इतना महत्वपूर्ण था कि इसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और वो विश्व के अग्रणी युवा भौतिकवादियों में गिने जाने लगे। लेकिन भाभा केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे। कैम्ब्रिज में बिताए गए वर्षों ने उनके व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को भी निखारा। उन्होंने कला, संगीत और साहित्य के प्रति अपने प्रेम को जारी रखा। वो पेंटिंग करते थे, शास्त्रीय संगीत सुनते थे और जीवन को केवल समीकरणों में नहीं बल्कि सौंदर्य और संवेदना में भी समझते थे। और शायद यही संतुलन विज्ञान और कला के बीच उन्हें एक अलग पहचान देता है। वो केवल ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे थे, बल्कि जीवन को उसकी पूर्णता में जी रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उनका वैज्ञानिक करियर ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा था, इतिहास ने एक और मोड़ लिया। 1939 तृतीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और ये युद्ध केवल देशों के बीच नहीं था, इसने विज्ञान की दुनिया को भी बदल दिया। शोध कार्य रुकने लगे। वैज्ञानिकों को युद्ध से संबंधित परियोजनाओं में लगाया जाने लगा और वो खुला सहयोगी वातावरण जो कैम्ब्रिज की पहचान था, अचानक सीमित हो गया। इसी दौरान भाभा भारत आए, एक छोटे से अवकाश के लिए, लेकिन ये अवकाश एक स्थायी ठहराव में बदल गया। वो वापस नहीं जा सके और यहीं से शुरू होता है उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, एक ऐसा अध्याय जहां एक महान वैज्ञानिक एक राष्ट्र निर्माता में बदलता है। कभी कभी इतिहास हमें मजबूर करता है रुकने के लिए, और उसी रुकने में छिपा होता है आगे बढ़ने का सबसे बड़ा अवसर। 1939 में जब होमी भाभा भारत आए, तब ये केवल एक छोटा सा अवकाश था, कुछ समय अपने देश में बिताने का, परिवार के साथ रहने का। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध ने दुनिया की सीमाओं को बदल दिया और उनके जीवन की दिशा भी। यूरोप लौटना अब असंभव था और जिस कैम्ब्रिज में उन्हें एक वैज्ञानिक के रूप में गढ़ा था, वो अब उनसे दूर हो चुका था। पहली नज़र में ये एक बाधा थी, एक रुकावट, शायद एक नुकसान। लेकिन यहीं से वो कहानी शुरू होती है जहां एक वैज्ञानिक अपने व्यक्तिगत करियर से आगे बढ़कर एक पूरे राष्ट्र के भविष्य के बारे में सोचना शुरू करता है। भारत उस समय एक संक्रमण के दौर में था। स्वतंत्रता की लहर उठ चुकी थी, लेकिन देश अब भी आर्थिक और तकनीकी रूप से पीछे था। विज्ञान और अनुसंधान के लिए ना तो पर्याप्त संसाधन थे और ना ही वो वातावरण था जो किसी बड़े वैज्ञानिक कार्य को जन्म दे सके। ऐसे समय में भाभा के सामने दो रास्ते थे। या तो वो इस अस्थायी ठहराव को एक दुर्भाग्य मानकर इंतजार करते रहते, या फिर इसे एक अवसर के रूप में देखते और कुछ नया निर्माण करते। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। बेंगलुरु का भारतीय विज्ञान संस्थान IISc उनके लिए एक प्रारंभिक ठिकाना बना। वहां पर पहले से ही सर CV रमन जैसे महान वैज्ञानिक कार्य कर रहे थे और उन्होंने भाभा की प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया। भाभा को वहां कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट में एक विशेष पद दिया गया और यहीं से भारत में उनके वैज्ञानिक कार्य की शुरुआत हुई। लेकिन यह शुरुआत आसान नहीं थी। कैम्ब्रिज में जहां अत्याधुनिक उपकरण, संसाधन और सहयोगी वातावरण उपलब्ध था, वहीं भारत में इन सब की कमी थी।
प्रयोगशालाएं सीमित थीं, उपकरणों की कमी थी और सबसे बड़ी बात, वो वैज्ञानिक संस्कृति नहीं थी जो बड़े स्तर के अनुसंधान को जन्म दे सके। लेकिन भाभा उन लोगों में से नहीं थे जो परिस्थितियों का इंतजार करते हैं। उन्होंने परिस्थितियों को बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शोध कार्य को जारी रखा, लेकिन साथ ही एक और महत्वपूर्ण काम शुरू किया कि भारत में वैज्ञानिक आधारभूत संरचना बनाने का। उन्होंने ये महसूस किया कि यदि भारत को वास्तव में आगे बढ़ना है तो केवल व्यक्तिगत प्रतिभाएं पर्याप्त नहीं होंगी। इसके लिए संस्थानों की आवश्यकता होगी, ऐसे संस्थान जो विश्व स्तर के हों, जहां युवा वैज्ञानिकों को वो वातावरण मिल सके जो उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करे। इसी दौरान उन्होंने पूरे देश में यात्रा की, विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में व्याख्यान दिए, वैज्ञानिकों से मिले और भारत में विज्ञान की वास्तविक स्थिति को करीब से समझा। उन्होंने देखा कि प्रतिभा की कमी नहीं है। भारत में ऐसे अनेक युवा हैं जिनमें अपार क्षमता है, लेकिन उन्हें सही दिशा, सही संसाधन और सही वातावरण नहीं मिल पा रहा। यही वो क्षण था जब उनके भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। अब उनका लक्ष्य केवल शोध करना नहीं था, अब उनका लक्ष्य एक ऐसा भारत बनाना था जहां शोध संभव हो। उन्होंने ये समझ लिया था कि यदि भारत को आधुनिक बनना है तो उसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा, और इसके लिए आवश्यक है मजबूत संस्थान, स्वतंत्र शोध और दीर्घकालिक दृष्टि। इसी सोच के साथ उन्होंने एक सहायक कदम उठाया। उन्होंने टाटा ट्रस्ट को एक प्रस्ताव लिखा, एक ऐसा प्रस्ताव जो केवल एक संस्थान बनाने की बात नहीं करता था, बल्कि भारत के वैज्ञानिक भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करता था। उन्होंने लिखा कि भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन उसे विकसित करने के लिए उचित वातावरण और वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, और यदि ये उपलब्ध कराया जाए तो भारत भी विश्व स्तर के वैज्ञानिक कार्य कर सकता है। ये केवल एक अनुरोध नहीं था, ये एक दृष्टि थी, एक योजना थी और एक चुनौती भी उन लोगों के लिए जो भारत के भविष्य को आकार देना चाहते थे। और इस प्रस्ताव ने इतिहास बदल दिया। यहीं से जन्म होता है एक ऐसे संस्थान का जो आगे चलकर भारत के विज्ञान विकास की नींव बनेगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। लेकिन ये केवल शुरुआत थी, क्योंकि भाभा की दृष्टि इससे अभी आगे जाती थी। वो केवल विज्ञान नहीं बनाना चाहते थे, वो शक्ति बनाना चाहते थे, ऊर्जा बनाना चाहते थे, एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जो किसी पर निर्भर ना हो। कुछ लोग सपने देखते हैं, कुछ लोग योजनाएं बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सपनों को ऐसी संरचना देते हैं कि वे समय से भी बड़े हो जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि फिर से समेट खुद को, एक नया आगाज कर, बीती हुई शिकस्त पर ना तू अब एतराज कर। वो जो गिरकर संभल गया वही असली खिलाड़ी है, तूने जो खोया राहों में वो बस एक तैयारी है। अनुभवों की मशाल ले अंधेरों को चीर दे, किस्मत की इन लकीरों को मेहनत से तू पीर दे। थकना मना है मुसाफिर, मंजिल अभी दूर नहीं, हार कर बैठ जाना अब तुझे मंजूर नहीं। तू फिर उठ, फिर चल और फिर से कमाल कर, अपनी ही पुरानी हार से तू नए सवाल कर। होमी भाभा अब उस चरण में प्रवेश कर चुके थे जहां उनका हर कदम केवल उनके अपने करियर को नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के भविष्य को आकार देने वाला था। टाटा ट्रस्ट को लिखे गए उनके प्रस्ताव ने केवल एक संस्थान की नींव नहीं रखी, बल्कि एक विचार को जन्म दिया कि भारत भी विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है।
इस विचार ने 1945 में एक वास्तविक रूप लिया, जब मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR की स्थापना हुई। ये केवल एक भवन या प्रयोगशाला नहीं थी, ये वो स्थान था जहां भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा को दिशा मिलने वाली थी, जहां युवा दिमागों को वो वातावरण मिलता जो अब तक केवल यूरोप और अमेरिका के कुछ चुनिंदा संस्थानों में उपलब्ध था। भाभा ने इस संस्थान को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र नहीं बताया, बल्कि इसे उत्कृष्टता का प्रतीक बनाया। उन्होंने दुनिया के श्रेष्ठ मानकों को ध्यान में रखते हुए इसकी संरचना की, चाहे वो शोध की गुणवत्ता हो, वातावरण हो या फिर स्वतंत्रता की भावना, जो किसी भी महान खोज के लिए आवश्यक होती है। उनके लिए ये केवल काम करने की जगह नहीं थी, ये एक ऐसी भूमि थी जहां विचारों को सीमाओं से मुक्त होकर विकसित होने का अवसर मिलता था। लेकिन भाभा की दृष्टि यहीं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने बहुत पहले ही ये समझ लिया था कि आने वाले समय में ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व होगा और वो देश जो ऊर्जा के स्रोत पर नियंत्रण रखेगा वही भविष्य को नियंत्रित करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु ऊर्जा की शक्ति दुनिया के सामने आ चुकी थी और ये स्पष्ट हो गया था कि ये केवल एक वैज्ञानिक खोज नहीं बल्कि एक रणनीतिक शक्ति भी है। भारत उस समय एक नव स्वतंत्र राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा था और भाभा ने यह महसूस किया कि यदि भारत को वास्तव में आत्मनिर्भर बनना है तो उसे इस क्षेत्र में भी अग्रणी बनना होगा। 1948 में भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और होमी भाभा को उसका पहला अध्यक्ष बनाया। ये केवल एक पद नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी, एक ऐसे कार्यक्रम की नींव रखने की जिम्मेदारी जो आने वाले दशकों में भारत की दिशा को तय करेंगे। भाभा ने इस जिम्मेदारी को केवल प्रशासनिक दृष्टि से नहीं देखा, उन्होंने इसे एक मिशन के रूप में लिया। उन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो तत्काल परिणामों के लिए नहीं बल्कि भविष्य की स्थिरता के लिए थी। उन्होंने 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना की, जिसमें भारत के प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर थोरियम का अधिकतम उपयोग करने की रणनीति शामिल थी। ये केवल तकनीकी योजना नहीं थी, ये एक दूरदर्शिता थी जो ये समझती थी कि भारत के पास क्या है और वो उससे क्या बना सकता है। उसकी नेतृत्व क्षमता केवल योजनाओं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने संस्थानों का निर्माण किया, वैज्ञानिकों की एक नई पीढ़ी तैयार की और एक ऐसा वातावरण बनाया जहां अनुसंधान केवल एक कार्य नहीं बल्कि एक उद्देश्य बन गया। ट्रॉम्बे में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि BARC की स्थापना इसी दृष्टि का विस्तार थी। यहाँ पर परमाणु ऊर्जा से संबंधित अनुसंधान, रिएक्टर निर्माण और तकनीकी विकास पर कार्य शुरू हुआ। ये वो स्थान था जहां भारत ने अपनी क्षमताओं को वास्तविक रूप देना शुरू किया। लेकिन इस पूरी यात्रा में भाभा केवल एक वैज्ञानिक या प्रशासक नहीं थे, वो एक राजनयिक भी थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और ये सुनिश्चित किया कि भारत को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में एक जिम्मेदार और सक्षम राष्ट्र के रूप में देखा जाए। उनकी बातचीत में आत्मविश्वास था, लेकिन अहंकार नहीं। उनकी दृष्टि व्यापक थी, लेकिन जड़ें भारतीय थी। वो जानते थे कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में नहीं होता, वो राजनीति, कूटनीति और समाज के साथ भी जुड़ा होता है। और यही कारण था कि उन्होंने केवल तकनीक नहीं बनाई, उन्होंने विश्वास बनाया। एक ऐसा विश्वास
कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। एक ऐसा विश्वास कि सीमित संसाधनों के बावजूद यदि दृष्टि स्पष्ट हो और नेतृत्व मजबूत, तो असंभव भी संभव हो सकता है। लेकिन हर महान कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां समय अचानक रुक जाता है। 1966 के एक विमान दुर्घटना में एक ऐसी आवाज जो भारत के वैज्ञानिक भविष्य को दिशा दे रही थी, अचानक खामोश हो जाती है। लेकिन क्या सच में वो आवाज खामोश हुई, या वो उन संस्थानों, उन विचारों और उन दृष्टि में जीवित रही जो उन्होंने पीछे छोड़ी? किसी व्यक्ति की महानता केवल इस बात से नहीं मापी जाती कि उसने अपने जीवन में क्या हासिल किया, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उसके जाने के बाद भी उसकी उपस्थिति कितने देर तक महसूस होती रहती है। 1966 में जब वो विमान दुर्घटना हुई, तो वो केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं था, वो एक युग का अचानक रुक जाना था। होमी जहांगीर भाभा अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने बनाया था वो कहीं नहीं गया। उनकी बनाई हुई संस्थाएं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, ये सब केवल संरचनाएं नहीं थीं, ये उनकी सोच के विस्तार थे, उनके सपनों का आकार थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये संस्थाएं उनके बाद भी आगे बढ़ती रहीं, विकसित होती रहीं और भारत को एक नई ऊंचाई तक ले जाती रहीं। ये वो नींव थी जिसने आगे चलकर भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। वो उपलब्धियां संभव की जो कभी केवल एक कल्पना लगती थी। लेकिन अगर हम केवल उनकी उपलब्धियों की बात करें तो शायद हम उनकी पूरी कहानी ना समझ पाएं, क्योंकि भाभा केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक कलाकार भी थे, एक सौंदर्य प्रेमी, एक ऐसे व्यक्ति जो विज्ञान और कला के बीच कोई दीवार नहीं देखता था। कि अगर उनके ऊपर कोई शायरी लिखे तो वो भी क्या कमाल होगी। तो इसी पे मैंने कुछ लिखा है कि कभी किताबों के पन्नों में खोया सा रहता है, तो कभी रंगों से कैनवास पर बातें कहता है। एक हुनर से उसका मन कहाँ भर पाता है, वो हर रोज एक नए शौक की उंगली थामता है। सितारों की चाल और मिट्टी की खुशबू दोनों उसे भाती हैं। उसके भीतर कई लोगों की बस्ती नजर आती है। कोई इससे भटकाव कहे, कोई कहे बेचैनी का आलम, पर उसके लिए हर विद्या है जिंदगी का नया मरहम। वो अधूरा नहीं, वो तो अनुभवों का एक समंदर है। सैकड़ों अनकही कहानियां पलती उनके अंदर है। एक जिंदगी में वो कई जिंदगियां जी जाता है। बहुमुखी प्रतिभा का धनी, वो हर रंग में खिल जाता है। उनकी मेज पर जहां एक ओर जटिल समीकरण होते थे, वहीं दूसरी ओर पेंटिंग के स्केच भी होते थे। वो शास्त्रीय संगीत सुनते थे, चित्र बनाते थे और जीवन को केवल तथ्यों में नहीं बल्कि भावनाओं में समझते थे। उनका मानना था कि एक सच्चा वैज्ञानिक वही है जो केवल तर्क से नहीं बल्कि संवेदनशीलता से भी सोचता हो। और शायद यही कारण था कि उनके बनाए हुए संस्थान केवल तकनीकी केंद्र नहीं बने, वे रचनात्मकता के केंद्र बने। उन्होंने हमेशा एक बात पर जोर दिया कि विज्ञान को केवल उपयोगिता के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए जो मानवता को आगे बढ़ाती है, जो सोच को विस्तृत करती है और जो हमें हमारे अस्तित्व की ओर ले जाती है। उनकी दृष्टि में विज्ञान और राष्ट्र निर्माण एक दूसरे से अलग नहीं थे। वो मानते थे कि यदि भारत को वास्तव में स्वतंत्र होना है तो उसे केवल राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से भी स्वतंत्र होना होगा। और इसीलिए उन्होंने अपना जीवन केवल शोध में नहीं बिताया बल्कि उस संरचना को बनाने में लगाया जिसमें आने वाली पीढ़ियां शोध कर सके। और आज जब हम भारत के वैज्ञानिक विकास को देखते हैं, जब हम उन संस्थानों को देखते हैं जो विश्व स्तर पर
अपनी पहचान बना चुके हैं। जब हम उन उपलब्धियों को देखते हैं जो भारत ने विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में हासिल की, तो हमें समझ में आती है कि ये सब अचानक नहीं हुआ। ये किसी एक दिन का परिणाम नहीं था, ये एक दृष्टि का परिणाम था। एक ऐसे व्यक्ति की दृष्टि जिसने भविष्य को पहले ही देख लिया था। होमी भाभा ने केवल अपने समय को नहीं जिया, उन्होंने आने वाले समय को भी आकार दिया था। और मेरी नज़र में शायद यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।